बारिश में गरीब बहू की दावत। प्रिया और उसका परिवार बहुत गरीब थे, पर फिर भी प्रिया का पति अजय उसको हमेशा खुश रखता, पर उसकी सास हमेशा प्रिया से नाराज रहती। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बनाती है और थोड़ा सा खाना ज्यादा बन जाता है। उस बचे हुए खाने को देखकर प्रिया की सास सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर भड़कने लगती है। बहू, ये सब क्या है? क्या तुझे खाने का हिसाब नहीं पता कि हम सब कितना खाते हैं? माँ जी, मैंने तो रोज जितना ही खाना बनाया था, पर पता नहीं आज थोड़ा सा खाना कैसे बच गया। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। बहू, घर में खाना दो ही कारण से बच सकता है, या तो तू बाहर से कुछ खाकर आई थी, या तो फिर तूने खाना ज्यादा बनाया था। अरे, मैं भी बहू रह चुकी हूँ, पर मजाल है आज तक मुझसे कभी भी थोड़ा सा खाना भी ज्यादा बना हो। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे घर का अनाज बर्बाद हो, और वो भी जब एक एक रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं। अरे कल मोही, इतनी भोली मत बन तू तो चाहती है कि हम सब भूखे मर जाए। वैसे भी मैंने सुना है तुझे लोगों को अपने हाथों का खाना खिलाने का बड़ा शौक है। हाँ, तूने पड़ोसियों के घर में खाना भिजवाने के लिए जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया है, ताकि तू ये खाना किसी और को खिला सके। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। सुमित्रा की ये बात सुनकर प्रिया को बहुत दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का राशन खत्म हो जाता है, जिस पर एक बार फिर सुमित्रा प्रिया को ताने देने लगती है। और करो खाने की बर्बादी। बहुत शौक है ना लोगों को दावत देने का। यहाँ घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। महारानी रोज लोगों को घर में बुलाकर दावत करवाती है। माँ जी, मैंने कब किसको दावत दी? आप हमेशा मुझे भला बुरा क्यों सुनाती हो? आप ये भी तो देखिए, इस बार का राशन 2 महीने चला है, जो राशन 1 महीने चलता था। सोचे मैंने कैसे पेट काट कर 1 महीने के राशन को 2 महीने में चलाया होगा। आज प्रिया चुप नहीं रहती और अपनी सास को जवाब दे देती है, जिस वजह से सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर हाथ उठा देती है। उसी बीच प्रिया का पति अजय वहां आ जाता है और ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया? पूछ अपनी बीवी से। अरे तेरी बीवी हर समय माता रानी के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करती है कि अगर हमारा घर बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ लोगों को दावत दूंगी। अरे इस कलमोही को बता, जब से ये अपने अशुभ पैर लेकर इस घर में आई है, तब से इस घर की खुशियाँ चली गई है। इस घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। अब कभी हमारा घर नहीं बन पाएगा और ना ही हम किसी को दावत दे पाएंगे। और आज इस लड़की ने आज मुझसे जुबान लड़ाई है। बस करो माँ, आप इतनी छोटी सी बात पर प्रिया पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? अगर प्रिया का सपना है कि वो घर बनने के बाद लोगों को अपने घर दावत पर बुलाए, तो इसमें क्या खराबी है? क्या आप नहीं चाहती कि हम इस गरीबी से उठें, और क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया इसलिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती हो? अनाज है, एक ना एक दिन खत्म होना ही था। अजय अपनी बीवी की साइड लेता है और अपनी माँ को ही समझाने की कोशिश करता है। अपने बेटे को अपनी बहू की साइड देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर सोने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया हमेशा की तरह माता रानी से बस एक ही प्रार्थना करती है, हे माता रानी, अब तो मेरी सुन लो। आखिर आप कब तक मेरी इस तरह से अग्नि परीक्षा लेती रहोगी? मेरे पति को कोई नौकरी दिला दो, ताकि वे मेहनत मजदूरी छोड़ सके और हमारा घर जो पूरी तरह से टूट गया है उसे हम दोबारा बनवा सके। माँ, दावत सब करते हैं, मैं भी एक बार अपने इस गरीब खाने में लोगों को दावत पर बुलाना चाहती हूँ। माँ, मेरी प्रार्थना सुन लो, ये एक गरीब की पुकार है। प्रिया दिन रात माता रानी के सामने प्रार्थना करती है और अपने पति की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए खुद भी काम करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी जैसे कुछ पैसे जोड़े जाते हैं और आखिरकार अपना टूटा हुआ घर बनवा लेते हैं। देखो प्रिया, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बहू। मैं हमेशा ताने देती रही, पर आज अपना छोटा सा बना हुआ घर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमें बारिशों में भी दिक्कत नहीं होगी। बहू, तेरा हमेशा से सपना था ना कि तू अपना घर बनाए और लोगों को दावत पर बुलाए। हाँ माँ जी, सपना तो है, पर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को दावत दे सकूं। ऐसा मत बोल बहू, तेरी सास जो है हमेशा तेरे रास्ते में रुकावट बनती रही है, आज वे तेरे रास्ते से हट रही है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो उन पैसों से दावत कर। मैं मोहल्ले वालों को बता देती हूँ कि कल की दावत हमारी ओर से है। अपनी सास का बदला रूप देखकर प्रिया की खुशी दोगुनी हो जाती है
और वो दावत की सारी तैयारियां कर लेती है। पर अगले दिन दावत के समय पर ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो अपने छोटे से घर में मोहल्ले वालों को बैठाकर नहीं खिला पाती और उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अजय, अब हम क्या करें? कितनी बारिश हो रही है, गली में पानी भर गया है और हमारा इतना छोटा घर है कि हम घर में किसी को दावत भी नहीं खिला सकते। अब क्या होगा? हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। इस बारिश की वजह से हमारी दावत कहीं अधूरी ना रह जाए। प्रिया, तुम हिम्मत क्यों हारती हो? ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा खाना बर्बाद नहीं होगा। हम आज ही दावत करेंगे। मैं कुछ पन्नी लेकर आ रहा हूँ। छत पर हम टेंट लगा देंगे और मोहल्ले वालों को बारी बारी करके छत पर बैठाकर खाना खिलाएंगे। हाँ बहू, अजय बिल्कुल सही कह रहा है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा, तू जाकर पन्नी ले आ ताकि हम टेंट लगाकर अपनी दावत पूरी कर सके। अब क्या था, अजय बारिश में भीगता हुआ कुछ पन्नी खरीद कर लाता है और छत पर पन्नी से टेंट लगा देता है और उस टेंट के नीचे ही मोहल्ले वालों को अपने हाथों से बैठाकर खाना खिलाता है। अजय बेटा, इस बरसात में दावत करने की क्या जरूरत थी? बरसात रुक जाती तब कर लेते। आंटी, हमें पता नहीं था कि आज बरसात होगी। हमारे घर में टीवी भी नहीं जो हमें न्यूज के जरिए पता चल सके। आप सभी को हमने दावत के लिए बुला लिया था और घर में प्रिया और माँ ने मिलकर खाने की भी तैयारी कर ली थी। अब ऐसे में अगर आप लोगों को दावत नहीं देता तो हमारा खाना बर्बाद होता। मोहल्ले वाले भी क्या सोचते कि दावत की बोलकर दावत नहीं दी, इसलिए बरसात में भी इस तरह से मुझे दावत करनी पड़ी। बेटा, भगवान करे तेरी गरीबी बहुत जल्दी खत्म हो जाए और इसी तरह से तू धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी करे। इस तरह से अजय अपनी बीवी और माँ के साथ इस बरसात में दावत करता है और सभी मोहल्ले वालों को पेट भर कर खाना खिलाता है। बिरजू बाजार में टमाटर बेचने का काम करता था और टमाटर बेचकर ही अपने घर को चलाया करता था। बिरजू दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी ज्योति को पढ़ा लिखा कर एक काबिल लड़की बना देता है। ज्योति दिखने में काफी सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपने घर में अपनी पत्नी कौशल्या से ज्योति की शादी की बातचीत करते हुए बोलता है। अरे भाग्यवान, अब तो हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई है, लेकिन आजकल के समय में शादी ब्याह करना आसान बात नहीं है। अरे आजकल सभी को अच्छा खासा ध्यान रखे चाहिए होता है, उसके बाद ही एक लड़की की शादी किसी अच्छे घर में होती है। वरना जैसे मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा है, वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज्योति भी काटे। बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हम कितने गरीब हैं। हम तो अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ ये टमाटर बेचने का काम करते हैं और ये टमाटर बेचकर कितना दहेज जमा कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इतना सब कुछ हुआ है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ माता पिता को ज्योति की शादी की चिंता सता रही थी, तो वही दूसरी तरफ ज्योति ने अपने सपनों का राजकुमार खुद ही ढूंढ लिया था। दरअसल ज्योति एक अर्जुन नाम के लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। अर्जुन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा बंगला, घर में नौकर चाकर और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अर्जुन से बोलती है। क्या हुआ आरती, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? आमिर, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। आजकल के टाइम में कौन जात पात और कौन धर्म को देखता है। प्यार तो धर्म और जात पात दोनों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, शादी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, वरना हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं भी मानते हैं तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही शाम को अर्जुन अपनी माँ देविका से ज्योति के बारे में बात करता है। सारी बातें सुनने के बाद देविका अपने बेटे से बोलती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा शहर में कितना नाम है, और जैसा कि तुमने ज्योति के बारे में बताया, उसके पिता टमाटर बेचने का काम करते हैं। आखिर ये रिश्तेदार हमारे बन पाएंगे? और आजकल ये प्यार होना बहुत कॉमन बात है। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी कर लो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ माँ, और सच बताऊँ तो मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ज्योति अमीर है या गरीब, मुझे बस उसी के साथ रहना है। तुम्हें पता है ना, शादी बराबरी वालों के साथ ही करना सही रहता है, और हमारी साइड में कितना लेन देन होता है, वे लोग नहीं कर पाएंगे। अरे अपने बारे में तो नहीं सोचा, कम से कम ज्योति की फैमिली के बारे में तो सोच ले। माँ, एक बार ज्योति से मिलकर तो देखो, आपको ज्योति बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ना आप सारा लेन देन भूल जाओगी। ज्योति बहुत अच्छी है।
बेटा मैं उस लड़की से मिलकर क्या करूंगी? शादी सिर्फ ज्योति से ही नहीं होनी, शादी का मतलब होता है कि लड़की के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ आप भी सुन लो, शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन देविका मॉल में शॉपिंग करके बाहर आ रही थी, तभी अचानक से देविका को चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि देविका की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। थोड़ी देर में देविका को होश आ जाता है और देविका लड़की का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। देविका और ज्योति की पहली मुलाकात कुछ इस तरह से होती है। देविका को ज्योति बहुत पसंद आती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ज्योति ही उसके बेटे की पसंद है। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। आसपास के सभी लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, और एक तुम थी जो मेरी मदद करने के लिए आगे आई। सच में तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर में खुशियाँ भर दोगी। आंटी आपको तो पता है ना, आजकल की दुनिया ना दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रही है, और लोग दिखावे के पीछे कुछ इस तरह से पागल है कि उनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है, मानो इंसानियत मर गई हो। वे भूल गए हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा मुझे घर तक छोड़ दो। देविका ज्योति को अपनी कार में बिठाकर अपने घर तक ले जाती है। तभी देविका ज्योति को अपने घर आने के लिए कहती है। देविका और ज्योति दोनों अंदर जाती है, जहाँ देविका के नौकर ज्योति का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन जिस तरह से अपने घर में देखकर ज्योति को हैरान हो जाता है, और देविका अर्जुन को ज्योति के बारे में बताती है। तभी अर्जुन ज्योति से बोलता है, अरे ज्योति यही तो मेरी माँ है, और माँ यही ज्योति है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि ज्योति कितनी अच्छी है। क्या ये तुम्हारी पसंद है? कहीं ना कहीं मैं भी यही चाह रही थी, ये लड़की की मेरे घर की बहू बने, और वह लड़की मेरे बेटे की पसंद है। इससे बेहतर सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। तो ज्योति अब जो बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ज्योति के पिता बिरजू अपनी समधन देविका से कहते हैं, बहन जी वैसे हम बहुत गरीब हैं, बाकी हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना करें। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ भाई साहब इच्छा तो हमारी है, और हमें दहेज में ना टमाटर चाहिए। आपको तो पता ही है टमाटर का रेट आसमान छू रहा है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर दान दहेज देना ही है तो शादी में टमाटर ही भिजवा देना। ये सब सुनकर सभी लोग खुशी से हंसने लगते हैं। तभी बिरजू अपनी समधन से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी। इस तरह से दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, जहाँ ज्योति दहेज में खूब सारा टमाटर लेकर आती है,